मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 2 एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें लैंड पॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैंड पॉल्यूशन। लास्ट टाइम जो है क्या पढ़ा था? एयर पॉल्यूशन। तो ये टाइम हम लैंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके पहले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम आगे देखेंगे। तो एयर पोल्यूशन पढ़ा था। एयर पोल्यूशन में हमने क्या देखा? तो एयर पोल्यूशन जो है एक मेजर कंसर्न है, मेन प्रॉब्लम हो गई है। एयर पोल्यूशन जो है वो किससे होता है? तो एयर इज पॉल्यूटेड बाय गैस एंड स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, लाइक फॉसिल फ्यूल। तो कौन से फॉसिल फ्यूल? तो डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल जो है दोनों फॉसिल फ्यूल है और उनके थ्रू ही जो है व्हीकल्स चलते हैं और व्हीकल्स में से जो है पॉल्यूशन होता है। अब वो रोकने के लिए हमें सीएनजी और एलपीजी जो है वो यूज करना चाहिए हो सके तब, सो दैट पॉल्यूशन कम हो। इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे रन होता है, वहाँ पर का जो स्मोक में निकलता है वो बहुत हार्मफुल स्मोक होता है। वो स्मोक भी हमारे लिए हार्मफुल है। डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कटने की वजह से भी जो है एयर पॉल्यूशन कम नहीं हो पाता। इसलिए हमें हो सके तब तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना चाहिए। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीजेस होते हैं। कौन से डिजीज होते हैं? लंग्स के डिजीज होते हैं, अस्थमा होता है, ठीक है, ब्रीथिंग के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? तो ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ये सब होता है। तो आज जो है हम एयर पोल्यूशन जो है एक बार रिवाइज कर रहे थे और फिर हम हमारा आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर एयर पोल्यूशन होने की वजह से ही जो है एसिड रेन भी आती है। ठीक है, एसिड रेन आती है तो एसिड रेन में क्या होता है? तो एसिड रेन में जो रेन होती है उसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो इतने हमारे बॉडी के लिए खराब है, और वो जो रेन आती है वो रेन हमारे कोई काम की नहीं होती। समझ में? वो रेन है वो हमारे कोई काम की नहीं होती। कैसे? तो वो रेन है उसमें इतने हार्मफुल बैक्टीरिया है कि वो पानी को अगर सेव करके रखेंगे और यूज करेंगे तो भी वो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एयर पोल्यूशन हो सके तब तक कम करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए। ठीक है, और जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जैसे हमने वाटर के अंदर पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन में। फिर हमें व्हीकल्स जो है पीयूसी वाले ही यूज करने। पीयूसी सर्टिफाइड व्हीकल्स जो है वही सिर्फ जो है चलने चाहिए। अगर पीयूसी के नहीं हो तो उनको जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको फाइन पे करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग फाइन पे करना पड़ता है। तो हमें पीयूसी वाले ही यूज करना चाहिए। पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, सो दैट पॉल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना कंपेरेटिव जो पीयूसी विदाउट वाले होते हैं उनमें होता है। ठीक है, समझ में आया ना? अब जो है हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे और वो है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे? तो जैसे थोड़ा हमने देखा था लैंड पॉल्यूशन में कि वाटर पॉल्यूशन होता है तो जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ये लैंड पे डाल देते हैं। ठीक है, मतलब जमीन पे, तो लैंड पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट कि
Though land pollution is not easily visible, land pollution easily visible नहीं है, देख नहीं सकते, but it is becoming increasing evident in today's world. but वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इसका ग्राफ ऊंचाई जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, समझ में आए? तो समझ में आया ये वाला कि लैंड पोल्यूशन ऐसा दिखाई नहीं देता, इज नॉट इजीली विजिबल, बट फिर भी ये टुडे की बहुत बड़ी बढ़ती हुई एक प्रॉब्लम है, एक ऐसा हादसा है, बोल सकते एविडेंट है कि ये दिखाई नहीं देता इजीली, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, ऐसा बोला गया है, ये समझने जैसा पॉइंट है, समझ में आए? इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ड्रेन्स इन अर्बन एरियाज always flow on the ground, thus polluting air. Solid industrial waste adds to this. अब ऐसा बोला है कि जो वाटर इंडस्ट्री और ड्रेन्स में से आता है अर्बन एरिया में, जो वाटर आता है मतलब पानी आता है इंडस्ट्रीज का और अर्बन एरिया का, वो जो है उसमें ग्राउंड में फ्लो कर देते हैं, वो पानी को जमीन पे डाल देते हैं और फिर वो पॉल्यूशन होता है, और उसके अंदर ही सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी उसमें ही डाल देते हैं, समझ में आए? तो फिर इसकी वजह से और पॉल्यूशन होता है, सॉलिड उसमें लिक्विड में डाला तो और गंदी बदबू आई, गंदा सड़ा और बहुत पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, बहुत मतलब बहुत, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। फिर नॉन डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पॉलीथीन, नॉन डिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो डिग्रेड नहीं हो पाती, वैसी प्रोडक्ट जो है हमें नहीं यूज करनी चाहिए, समझ में आए? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं वो हमें नहीं यूज करनी चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन से, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट, तो एक तो है पॉलीथीन, जो प्लास्टिक के होते हैं,
बहुत सारे कुछ केमिकल्स में कुछ सॉलिड बैग्स होती है वो, ठीक है। Other scrap and chemical dumped on the land in urban area also causes land pollution। और भी जो कचरा वहाँ पे किया होता है वो सब, तो उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है। समझ में? अदर स्क्रैप एंड केमिकल डंप ऑन लैंड इन अर्बन एरिया आल्सो कॉजेस लैंड पोल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट तो है, उसके अलावा कुछ सॉलिड के मटेरियल्स, कुछ केमिकल, वो सब जो जमीन पे डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी जो है और यहाँ पे लैंड पॉल्यूशन होता है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट जो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। बहुत ज़्यादा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो एक केमिकल है, वो मैन मेड है और वो हार्मफुल होता है। बहुत लिमिट से ज़्यादा अगर प्लांट में डालें तो नो डाउट कि प्लांट की ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, कुछ नहीं, बट वो प्लांट ग्रो होने के बाद वही जो क्रॉप ग्रो होगा वो कौन खाता है? तो वो हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स जो है हमें इससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स जो है हमें इससे प्रॉब्लम होगी, वेरियस डिजीजेस होंगे हमें उससे। इसलिए हमें हो सके तब तक केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट मारने की दवा आती है उसको हम इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी हमें हो सके उतने कम यूज करनी चाहिए। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि फार्म प्रोड्यूस आल्सो पॉल्यूट्स सॉइल। जो फार्म प्रोडक्ट्स जो बनती है, फार्म प्रोडक्शन जो होता है उसमें फार्म प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी जो है सॉइल पॉल्यूट होती है, उसमें भी सॉइल पॉल्यूट होती है। इसलिए हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल पॉल्यूट हो ना, उस तरीके से हमें फार्मिंग करना चाहिए। समझ में आए? फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्रियल वाटर आर फेटल फॉर ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल मटेरियल जो वेस्ट होता है वो वो जो है बहुत हार्मफुल रहता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए, ठीक है। फिर जो है एंड विच मेक लैंड फर्टाइल, वो फर्टाइल बनाते हैं लैंड को। ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लैंड बिकम नॉन प्रोड्यूस। जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट लैंड में, वो लैंड के ऑर्गेनिज्म लैंड को फर्टाइल बनाते हैं, लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। बट जो है अगर वो लैंड पॉल्यूट करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म मर गए तो लैंड की फर्टिलिटी बढ़ना भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि लैंड जो है नॉन प्रोडक्टिव ना बने वैसा हमें यूज करना चाहिए उसको, ठीक है। फिर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि इंडस्ट्रीज जो है और करना भी नहीं चाहिए कि इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे जगह पे वहाँ ऐसा बोला गया है कि इंडस्ट्री बनानी चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड। अब वो लैंड है, जमीन है, खेत है, वहाँ पे खेती कर सकते हैं, वहाँ पर की जो सॉइल है वो फर्टिलिटी वाली है, फर्टिलिटी है उसमें, मतलब क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे क्रॉप ही ग्रो करना है। हमें वहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज नहीं एस्टेब्लिश करनी चाहिए। समझ में आया? क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फिर जो है नेक्स्ट
with the depletion of fertile land प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि अगर उस लैंड का डिप्लीशन होगा खत्म तो प्रोडक्शन की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पे उस लैंड पे इंडस्ट्रीज रहेगी एग्रीकल्चर लैंड पे तो जो है अगर बाद में इंडस्ट्रीज टूट जाए फिर से अगर एग्रीकल्चर करने जाए तो भी नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पे जो वो लैंड है वो जो है अनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ऑब्वियसली केमिकल्स तो रहेंगे और केमिकल्स जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं रहेगी। समझ में आया? इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई सॉइल को नॉन प्रोडक्टिव नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है to prevent land pollution purity of environment must be protected। अब लैंड पॉल्यूशन जो है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लैंड पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें जो है प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है उसकी उसमें स्वच्छता हमें रखनी चाहिए, समझ में, पर्यावरण में स्वच्छता रखनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है। फिर है नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप ऑन एरेबल लैंड। कोई भी इंडस्ट्रीज जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप की, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को ग्रो इंडस्ट्रीज नहीं एस्टेब्लिश करनी चाहिए। फिर ट्रेडिशनल बायो फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जिससे मैंने पहले बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वहाँ पे केमिकल होगा तो वो हमारी बॉडी को हार्मफुल रहेगा, तो इसलिए हमें हो सके तब तक नेचुरल बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम नहीं होगी। समझ में आया? फिर है पेस्टिसाइड शुड बी यूज मिनिममली। पेस्टिसाइड जो है वो कम से कम यूज करने चाहिए, ठीक है, कम से कम पेस्टिसाइड्स हमें यूज करने चाहिए। फिर अदर इम्पोर्टेंट रेमेडीज इज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। दूसरे इम्पोर्टेंट रेमेडीज जो है जैसे कि यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज, energy sources and introduction of green technology as well as recycle और reuse solid waste। और हो सके तब तक हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहिए और रीयूज और रीसाइकल वाली जो पॉलिसी है हो सके तब तक उस चीज को रीयूज फिर से यूज करते रहो और रिसाइकल फिर से उसको रिसाइकल करके यूज कर सके, वैसा ही वहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से जो है वेस्ट जल्दी नहीं होगा और जो है वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, एक चीज हम बहुत बार यूज करेंगे तो नो डाउट होगा बट लॉन्ग टर्म के बाद। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। अब लैंड पॉल्यूशन के अंदर हमने जो भी पढ़ा एक बार हम सारा रिवाइज कर लें, फिर हम पढ़ेंगे नॉइस पॉल्यूशन। तो though land pollution is not easily visible, it is becoming increasingly evident in today's world। वो जो है दिखाई नहीं दे रहा है लैंड पॉल्यूशन, बट वो बढ़ रहा है, वो दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है और वो विजिबल नहीं है और वो एक प्रॉब्लम भी बन गया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, तो लैंड पॉल्यूशन जो है किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है,
हमें क्या करना चाहिए कि लैंड पॉल्यूशन ना हो। तो लैंड पॉल्यूशन जो है वाटर जो इंडस्ट्रीज से आता है और ड्रेन्स इन अर्बन एरियाज वहाँ से आता है, तो फ्लो जो ग्राउंड पे वो कर देते हैं उसको, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड है, लैंड है, वो भी पॉल्यूट हो जाता है। उसकी वजह से जो लैंड है पॉल्यूट हो जाता है, वहाँ पे जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और सॉइल में सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सॉइल में ऐड हो जाता है। सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉइल में ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पॉलीथीन, अदर स्क्रैप एंड केमिकल डंप। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मतलब कौन सा, तो पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग और अदर स्क्रैप एंड केमिकल dumped out in urban areas also causes land pollution। जैसे मैंने ये वाला पार्ट लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड नहीं हो सकता सॉइल के अंदर, वैसा उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो हो सकता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जो है वो हमें हो सके तब तक नहीं करना चाहिए या तो कम करना चाहिए। इसलिए तो बीच में आया था कि इस प्लास्टिक के पॉलीथीन पे बैन, क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। समझ में आया, इसलिए उसके ऊपर बैन किया था। उसकी वजह से जो है बहुत सारा लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है, और अगर उसको जलाए तो एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो है उसके ऊपर बीच में और आज भी पॉलिसी है ये कि हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आया। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या कि बहुत ज़्यादा यूज केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स है उनका नहीं करना चाहिए। समझ रहे, उनका नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो है लैंड की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है, फूड और जो हम खाते हैं उसमें से बना हुआ वो भी हार्मफुल रहता है, वो की जो सॉइल है वो भी खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। समझ में आए, तो ये हमने आज इसके अंदर पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने कि प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंटल मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि एनवायरमेंट कितना प्योर है वो हमें जो है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, कि हमें हो सके तब तक उसको जो है नहीं उसका पॉल्यूशन करना चाहिए, ना ही एयर पॉल्यूशन, ना ही वाटर पॉल्यूशन, कुछ भी नहीं करना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। फिर जो है आगे उसमें है डिप्लीशन ऑफ फर्टाइल लैंड, क्रॉप प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज, और जो फर्टाइलिटी अगर उस लैंड की खराब हो गई तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। समझ में आया। फिर इसलिए हमें जो है ट्रेडिशनल बायो फर्टिलाइजर है उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, वो ज़्यादा यूज करना चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। फिर जो है पेस्टिसाइड्स यूज मिनिममली, जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं वो कम से कम मात्रा में यूज करने चाहिए। समझ में आया, क्लियर। फिर यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है उनका यूज हमें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी एज वेल एज रिसाइकल और रीयूज, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिसाइकल, रीयूज जो है वो हमें हो सके तब तक ज़्यादा करना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया, ये सब क्लियर है आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आपके बुक में आप लिख लो, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है लैंड क्वेश्चन, लैंड पॉल्यूशन के रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा लैंड पॉल्यूशन। तो अब हमारे कौन से टॉपिक हो गए हैं,
तो एक वाटर पॉल्यूशन, दूसरा एयर पॉल्यूशन और आज हमने किया लैंड पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट वन है नॉइस पॉल्यूशन कि आवाज जो है वो बढ़ने की वजह से क्या होता है। आवाज जो है वो नॉइस की वजह से क्या होता है, तो शॉर्ट में अगर हम पढ़े तो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से जो है noise created by heavy machines making intense sound in industries, noise made by vehicles and their storms, horns, loudspeaker and musical instrument played at high volume causes noise pollution। इन सब की वजह से जो है noise pollution होता है। समझ में आया? फिर डीजे बैंड, लाउड स्पीकर, ये सब की वजह से भी जो है क्रैकर्स जो बहुत सारे फोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है और नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो हमें नॉइस पोल्यूशन ये सब तरीके से होता है और हमें क्या करना चाहिए कि हम उसको कम कर दें। ये सब हम नॉइस पोल्यूशन में पढ़ेंगे। आज हमने जो लैंड पोल्यूशन में पढ़ा वो सब समझ में आ गया आपको। तो ये सब आपको याद रखना है समझ के। बहुत इजी है, छोटे स्टैंडर्ड में थे हम तब से पढ़ते आ रहे हैं एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब। बट यहाँ पे डिटेल में दिए एयर पोल्यूशन के अंदर कुछ वहाँ पे गैसेस के नाम दिए, बेंजोप्राइन, नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब नाम इम्पोर्टेंट है तो उनको याद रखना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्योंकि वो नेम आपको पूछ सकते हैं। बाकी ये कॉमन कॉमन तो आपको पता ही है और आता ही है, तो वो क्वेश्चन आंसर में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, जो चीज मैं बोल लिखना है उसको आप आपके बुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। फिर आज हमने जो पढ़ा लैंड पोल्यूशन वो आपको समझ में आया। बाकी पहले दो तो टोटल हमने 3 पोल्यूशन क्लियर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन, जो मैंने शॉर्ट में आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तब तक आप ये जो है इसको एक बार रीड करना। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, तो उसको रीड करना। ठीक है, आपको बहुत इजीली ये पूरा लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्लियर?